मैक्सिमम करेक्ट रखने हैं, एक्यूरेसी देखना, हाउ मेनी यू वर टेम्प्टेड, कितने तुक्के मारे। ठीक है, वो अपनी ना लिस्ट अपने पास एनालाइज करके रखना, कितने हमने तुक्के मारे, फ्लूक्स हमारे कितने हैं, कितने बस ऐसे ही 1 2 3 4 ABCD कर दिया, कितने को सोचा कि नहीं यार ए नहीं होना चाहिए BCD होगा, कुछ इंटेलिजेंट गेसेस होते हैं, और किनको एक्चुअल सॉल्व किया। तो उसमें अपनी एक्यूरेसी जाना, 2 महीने ना ये नवंबर दिसंबर एक्यूरेसी पे ही काम करना है। उसके बाद स्पीड अपने आप बन जाती है, वंस यू गेट एक्यूरेसी ना, वो विद इन टाइम हो जाता है फिर। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन अब आपसे नहीं सॉल्व हो रहा, तुमने क्या किया इसमें, मैंने तुम्हें कहा tan थीटा 1/1 माइनस tan थीटा प्लस 1/tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा, ये किया हमने, लेफ्ट हैंड साइड लिया। पहले तो इसको साइड बाय साइड नहीं सॉल्व करना, मैंने इसमें एलसीएम ले लिया, तो ऊपर आ जाएगा tan² थीटा 1 tan थीटा -1 प्लस 1/tan थीटा 1 - tan थीटा। दोनों में डिफरेंस समझो, यहां पर तुम्हारे पास tan थीटा -1 है, यहाँ 1 - tan थीटा है, दोनों एलसीएम सेम नहीं है। ठीक है, जैसे 2 और -2 दोनों डिफरेंट नंबर्स होते हैं। बाय आई से tan थीटा, जैसे तुमने साइन कॉस ले लिया, अब उसके बाद क्या हुआ जब तुमने साइन कॉस लिया, वो साइन कॉस इतना सारा नंबर्स, इतनी टर्म्स आ गई, आपको उसको एलसीएम लेना नहीं आया। तभी मैंने कहा था इनिशियल में उसको टैन रखो, कंसोलिडेट करो चीजों को, अगर हम कंफ्यूज नहीं होते। देख, एक तो होता है हम तोप है मैथ्स में, हम कुछ भी संभाल लेते हैं, हमें एलसीएम हर तरह से लेने आता है, तो जैसे मर्जी करो। ठीक है, पर जहां पर हम कंफ्यूज होते हैं, तुमने सबको फिर सेम कर दिया साइन स्क्वायर, तो यहां पर मैं क्या करूंगी, इस 1 - tan थीटा को आई विल टेक tan थीटा -1, मैं माइनस कॉमन लूंगी यहां पर इस स्टेप में आकर। तो मेरे पास एक स्टेप हो जाएगा tan² tan थीटा -1। इस क्वेश्चन को अब तुम घर से 2 बार करके लाओगी। ठीक है, अब तुम्हारा अरिथमेटिक का टेस्ट कब है? मेरा मेरा अभी लास्ट हुआ है 30th का ना, हाँ, तो कल ये 2 बार ही कर सकती हो आराम से। ये क्वेश्चंस 2 या 3 बार इसको लिखो, आपके बुक के 10 क्वेश्चंस ना प्रॉपरली सॉल्व कर लो, 10 बार ही सॉल्व कर लो, सच में कह रहा हूँ, 10 क्वेश्चंस ना, ईच क्वेश्चन 10 टाइम्स, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो नहीं सॉल्व कर सकते विद एग्जाम्पल्स। वो कॉट साइन +1 वाली टर्म है ना, कॉस साइन +1, वो वाले क्वेश्चंस भी मैक्सिमम मैं 5 बार तो कहती हूँ कि अब तक सॉल्व होने चाहिए। आपके बाद उसके बाद सच में जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगी नहीं फर्क पड़ेगा उसमें, आप सब सॉल्व कर लोगे, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट टेक्निक, इट्स नॉट अबाउट द क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री का मुझे कोई नया क्वेश्चन लाकर देते हो तो कभी मैंने वो सोचा भी नहीं होता, सुना भी नहीं होता है। ठीक है यार, कोई याद भी नहीं होता कि कभी ऐसा कोई क्वेश्चन किया था। तो हम टेक्निक पे फोकस करते हैं, हम क्वेश्चन पे फोकस नहीं कर रहे। ठीक है, तुम्हारी वो सिलेबस वाला जो बुक वाला क्वेश्चन था, मैंने तो नहीं सॉल्व किया हुआ था जो पेपर में आया था, पर नहीं निकल रहा था ना किसी भी तरह से, फिर मैंने आंसर स्टेटमेंट चेक की, समझ में आई ना बात। तो वही है, टेक्निक में जाओ, यहाँ पर tan³ -1, अब एलसीएम लिया, tan थीटा -1 इंटू tan थीटा। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पर आई विल अप्लाई द फॉर्मूला फॉर x³ - y³। ये एक तरह का क्वेश्चन है जिसमें x³ - y³ के क्वेश्चंस अप्लाई होते हैं। इसके अलावा ना मैं आपको कल प्रैक्टिस एक और क्वेश्चन करवाऊंगी जो हमारे सैंपल पेपर में आया था, जिसमें x² + y² का फॉर्मूला लगता है, या x³ + y³ का। ठीक है, x² + y², α² + β² का फॉर्मूला लगाते हो, तो ये हो जाएगा tan θ -1 x² + y² + xy। फॉर्मूला याद है ना हमें? ठीक है, तो ये आ गया tan θ -1 इंटू tan θ। किन से सॉल्व हो गया था ये क्वेश्चन पूरा? दिया तुमसे कनिष्का? नहीं, फिर लिखना साथ साथ में, नहीं लिखा, कहाँ पे गलती की है? तुमसे सॉल्व हुआ गुरनूर ये? नहीं। अर्शमीत सॉल्व हुआ था? नहीं, आधा था ना, हाँ, तो सारे आधे वाले ना, हाँ। इसको सच में कह रही हूँ, एनसीईआरटी एक्स्ट्रास में मत भागो, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के ये वाले प्रूव वाले क्वेश्चंस हैं, इनको सच में 10 बार तो कर लो, उसके बाद एक्स्ट्रा उठाना। कोई और टेक्निक होगी तो वो समझ में आ जाएगी, पर ये क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। सहज सॉल्व हो गया था? यस मैम। ओके, अब मैं क्या करती हूँ, हमारे पास ये टर्म आ गई, tan² θ +1 प्लस tan θ/tan θ। उससे मुझे देखो जो प्रूफ करना है ना, राइट हैंड साइड में मेरे पास है 1 + sec⁡θ cosec⁡θ। तो 1 प्लस में चाहिए ना, तो मैं स्प्लिट कर लेती हूँ सबको, बिकॉज मुझे पता है न्यूमरेटर की टर्म ही है, देर इज नो डिनोमिनेटर। तो मेरे पास आ जाएगा tan θ + sec⁡θ +1, ये हो गया ना, +cot θ, सर tan θ + cot θ, ये समझ में आया स्टेप?
tan स्क्वायर बाय tan, 1/tan, tan/tan, 1 आ गया ना। अब 1 प्लस तो मैंने रख दिया क्योंकि मुझे 1 प्लस में चाहिए। tan को लिखा sin बाय cos, और cot को लिखा cos बाय sin। देखो अल्टीमेटली आप कहोगे मैम बाद में भी तो sin cos में चेंज कर रहे हो, बिल्कुल करूंगी मैं, है ना, बाद में भी मुझे करना है, मैं करूंगी, लेकिन बाद में कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ। इनिशियल में वो कॉम्प्लिकेट करा था, अगर नहीं फील करते हो बिल्कुल करो। जहां आपको लगता है कॉम्प्लिकेट करता है, प्लस चार चार टर्म्स को लिखना, साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस, मुझे नहीं अच्छा लगता। यहाँ पे वैसे ही मेरे स्पेस कम होती है ना, तो उसको वहां पे करना, तो इसीलिए 1 प्लस दिस विल बी, एलसीएम ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा 1 + 1/sin थीटा कॉस थीटा विल बी सीकेंड थीटा कोसीकेंड थीटा राइट हैंड साइड। ये नई चीज जो हमने सीखी है कि 1 - tan थीटा एंड tan θ - 1 आर डिफरेंट टर्म्स, उसको आपको कॉमन टर्म लेना होगा। ठीक है, रोज का ट्रिग्नोमेट्री का इक्वेशन ऐसे रिवाइज करवाऊंगी अब, सरफेस एरिया वॉल्यूम आगे आगे करते रहेंगे, रोज का एक प्रूव वाला क्वेश्चन करवा दूंगी साथ में। ठीक है, और आपके जो सैंपल पेपर के क्वेश्चन है वो भी कवर हो जाएंगे। 2 साल से डिफिकल्ट से क्वेश्चन डाले हुए थे, इस बार तो नहीं डाला हुआ, पिछले 2 साल में 22 के पेपर में भी और 23 के सैंपल पेपर में अलग तरह का क्वेश्चन था। ठीक है, मैं आपको लिखवा दूंगी अभी दोनों। अब आ जाते हैं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, उसको सॉल्व करेंगे अब हम। चलो वर्कशीट है ना सबके पास, इसमें से व्हील्स वाले क्वेश्चन थे। व्हील वाला क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें से एक चीज करनी है, लिखो पहले तो, आपकी ना ये लास्ट ईयर की बुक का क्वेश्चन है। हेलो मैम, मैं क्लास में हूँ, आपसे बाद में बात करती हूँ। मैम क्लास में हूँ, आपसे बाद में बात करती हूँ। अब हमारे पास क्वेश्चन एक लिखो, ये ना क्वेश्चन लास्ट ईयर हमारी बुक में था, एक्सरसाइज। हमारे 12th चैप्टर ना, जब ये चैप्टर था एरियाज ऑफ सर्कल, इसकी थर्ड एक्सरसाइज थी, उसका क्वेश्चन था, पर हमें अभी वो नहीं करना है। ठीक है, आपका जो ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है इन अ सर्कुलर टेबल कवर। ऐसा ना क्वेश्चन आपने 9th में भी किया होगा। टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर, इफ यू रिमेम्बर, आपकी वो एक्सरसाइज जिसमें 3 फ्रेंड्स थे, टेलीफोन वाली वायर लेकर बैठे हुए हैं ना, तो वैसा ही वो ट्रायंगल बनता है इक्विलेटरल, और उसमें आपको रेडियस गिवन थी, देन यू हैव टू फाइंड द साइड ऑफ द ट्रायंगल और द एरिया। इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर, a design is formed, design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown। ठीक है, तो एक सर्कल दिया हुआ है हमें, उसके इन बिटवीन ऐसे एक ट्रायंगल बनाया और उसके बारे में बताया गया कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये ट्रायंगल एबीसी इक्विलेटरल है, और इसकी रेडियस आपको दी हुई है, सर्कल की देखो रेडियस होती है, सर्कल की रेडियस है 32 सेंटीमीटर, और इसके बेसिस पर जो डिजाइन है ना वो यहाँ बनाओ, कहते हैं ये वाला डिजाइन है यहाँ। ठीक है ना, तो 3 सेक्टर्स बने हुए हैं, वो डिजाइन है, तो वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन। सो बेसिकली दिस इज अ सर्कल, उसके अंदर है ट्रायंगल और वो भी है इक्विलेटरल। तो ये 2-3 चीजों से लिंक होता है। ठीक है, पहली चीज तो जो मैं आपको एक यूनिवर्सल वे करवाऊंगी कि कल ये क्वेश्चन आता है, तो आप जैसे मर्जी, ये आपको ओवर द टॉप में कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रही। एक सर्कल है, उसका सेंटर होगा, हमने सेंटर से ज्वाइन कर दिया। अच्छा, एंगल ए की वैल्यू बता सकते हो कितनी है? 60, और ये अगर सेंटर पे है तो ये एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री हो गया। तो वी नो हाउ टू सॉल्व अ सेक्टर एंगल ऑफ 120, निकालना तो एरिया ऑफ सेगमेंट है, रेडियस 32 दी हुई है। क्लियर हो गया? तो मुझे पता है रेडियस इज 32, आई नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट। तो सेगमेंट का हम एरिया निकालते हैं। ठीक है, पाई r²
120, थीटा इज 120 डिवाइडेड बाय 360। ठीक है, रेडियस की वैल्यू को हम पुट कर देंगे। मैं शॉर्टकट में मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, और तू जैसे लिख रही है ना बैठकर आराम से लिख इसको। बाय आर स्क्वायर इंटू 120, आराम से देख, मुझे कोई बहाना नहीं चलेगा। इस एसी बंद कर दो, जो मर्जी कर, है ना। ये टोकरे पर हम क्यों बोल रहे हैं, पहले क्यों नहीं हम कर सकते थे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं साइन 120। अब प्रॉब्लम क्या आती है, साइन 120 को सॉल्व करना। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, या तो यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, विच इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। वी नो द एरिया ऑफ ट्राइंगल ना, साइन यूज करके, ट्रिग्नोमेट्री यूज करके, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा में आई यूज 120। अब जब भी डबल एंगल यहाँ होता है ना, तो उसको सिंगल एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं विद दिस फॉर्मूला, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 बाहर आ गया, थीटा अकेला रह गया। मतलब अगर ये साइन 120 है, तो मैं इसको 2 टाइम्स 60 डिग्री लिख रही हूं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 60 कॉस 60। समझ में आ गई बात ये। तो इस 2 को हमने यहां पे पुट किया, पाई 32 का स्क्वायर इंटू 120 डिवाइड बाय 360, 1/2 32 का स्क्वायर, और यहां लिख देंगे 2 साइन 60 कॉस 60, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू भी है, कॉस 60 की वैल्यू है। और जो अब ये हाफ है और इसका 2 है, वो कैंसिल होता है। प्रॉब्लम पता क्या होती है, सीधा जाना। क्या होती है साइन 120, कैसे। नहीं, हम बता रहे हैं सीधा ही लिखना नहीं, चाहिए। ये नहीं कर सकते ना, जब आपके पास नहीं होती, एंगल डबल नहीं होता है ना। क्योंकि अगर आप रेशियो, अगर एंगल को डबल कर रहे हो, ये हम एप्लीकेशंस में भी पढ़ते हैं, तो हाइट जो है वो डबल नहीं होती। ठीक है ना। बेसिकली अगर साइन आप 160 ले रहे हो, 60 का मतलब है कि अगर आप इस एंगल पर हाइट को देख रहे हो, ठीक है। नाउ यू ट्राई टू मेक इट 120, तो आपकी हाइट किस लेवल पे होनी चाहिए, ठीक है, वो डबल नहीं होती है। देयर आर वेज टू फाइंड, राइट। साइन 60 और cos 60। अब वैल्यू पुट कर सकते हैं। एक तो ये भी मैंने आपको करवाया था। अब ये है कि मैं फॉर्मूला भूल गई, मुझे नहीं फॉर्मूला याद है, ये 2 cos 60 sin 60 नहीं पसंद है, या मुझे फॉर्मूला नहीं याद करना है, पेपर में कोई कंफ्यूजन आ गई, कुछ लग रहा है कि आंसर गलत हो जाएगा, तब आपको क्या करना है, जब मुझे फॉर्मूला भूल जाए, ठीक है ना। क्योंकि होता क्या है, यहाँ पर ये 2 है, आपको बुक्स में दिखेगा, ये 2 की जगह उसने 32 स्क्वायर साइन 60 cos 60 कर दिया, ये हाफ कैंसिल कर दिया, हाफ और इसके 2 को पहले ही मिलाकर फॉर्मूला बना दिया, आर स्क्वायर साइन 60 cos 60। तो अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन आती है, द बेस्ट वे टू डू दिस क्वेश्चन वुड बी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, इस वाली चीज को यहां पर मैंने परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ड्रॉ कर लिया। अब क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स आइसोसेलेस थे, अगर मैं इसको M ले दूं, तो मुझे पता है OMB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OMC। ये प्रूफ नहीं करना, पर मुझे पता है, आई कैन इजिली आई कैन इजिली प्रूव इट, पर ये लिखना नहीं है, मतलब लिखकर प्रूव नहीं करना, ओरली पता है मुझे। दीज आर द रेडियाई, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो BM इज इक्वल टू CM। आप RHS लगाओ, आप SSS लगाओ, कोई भी रूल लगा लो, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो आपके जो ये दो एंगल्स है, ये 60 और 60 हो गया। अब ट्रिग्नोमेट्री में यू हैव द हाइपोटेन्यूज, यू कैन फाइंड OM बाय 32 इज इक्वल टू साइन cos 60 हो जाएगा। सर साइन नहीं मैं यूज कर रही, cos 60। तो आपके पास OM की वैल्यू आ गई 32 इंटू 1/2 16। ठीक है, ऐसे ही BM अपॉन OB आ जाएगा साइन 60, जो कि होता है √3/2। लिख लो बच्चे इसको बार बार। अगर 5 नंबर में आएगा, आई वुड एडवाइज ये वाला ही प्रूफ सॉल्व करना, क्योंकि बुक में ऐसे ही किया हुआ है। ये देखो 60 आ गया, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन, ले सकते हो बिल्कुल। यहाँ पे पर वो 30 आ जाएगा ना, ये वाला। अगर आपने OM और OB को लेना है, तो cos 60 लोगे, अदरवाइज साइन 30 लोगे, एंगल के ऑपोजिट साइड लोगे ना। मैं 60 के हिसाब से चल रही हूँ, मैं 30 पे जा ही नहीं रही हूँ। तो मैं जब 60 देख रही हूँ, तो मुझे पता है दिस इज द एडजेसेंट साइड, दिस इज हाइपोटेन्यूज। आपको परपेंडिकुलर और बेस अपॉन करवाएगा ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आपने कॉस लेना है। अगर मैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, आई टेक का ऑपोजिट और एडजेसेंट, मैं हमेशा तभी लेती हूँ, क्योंकि एंगल कहीं भी हो। अब जैसे यहाँ पर आपका एंगल यहाँ पर था 60, ठीक है, दिस वॉज O, दिस इज M, और यहाँ पर B दिया हुआ है।
तो जब मैं आपकी ये वाली साइड ओ एम ले रही हूँ, रेडियस इज 32, तो मैं ले रही हूँ ओ एम अपॉन ओ बी, है ना। तो मैं ले रही हूँ एडजेसेंट साइड टू 60 एंड देन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज आई नो इज कॉस। ठीक है। अब मैं ओ एम बी एम लूंगी और ओ बी लूंगी, तो एंगल 60 के ऑपोजिट वाली साइड ले रही हूं, तो दैट इज साइन। क्लियर हो गया। तो आपके पास ये आ जाएगा, बी एम की वैल्यू आ जाएगी एज 32 इंटू √3/2 विच इज 16√3। अब एरिया ट्राइंगल का निकालना है, बीओसी बीसी लेना है ना। तो बीएम अगर 16√3 आया था, तो बीसी क्या हो जाएगा, 32 रूट, हाफ इंटू बीसी इंटू ओ एम, हाफ इंटू बीसी इंटू ओ एम। समझ में आ गई बात। ये मल्टीपल लेवल पे ध्यान रखने वाली बात है, लेकिन अगर 5 नंबर में एक क्वेश्चन 120 का दिखता है तो गो बाय दिस मेथड। ठीक है, क्योंकि बुक में लिखा हुआ है ना ऐसा, उस चीज को कोई गलत नहीं करेगा कि कैसे ये लिया, क्यों लिया, इसको डिराइव करो, वो बताओ, कोई नंबर नहीं काट सकता इसके। क्लियर होगी बात ये। और दूसरी चीज जो ध्यान रखनी है हमें, अब हमें 3 सेक्टर्स चाहिए थे, तो इंटू 3 कर देंगे। क्लियर हो गया। ठीक है ना। जो आपने ये नंबर निकाला है ना, πr² θ/360 माइनस हाफ r² साइन थीटा, जो भी हमने ये वैल्यू निकाली है एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको 3 टाइम्स करना है। याद है हेक्सागन में मैंने आपको करवा दिया था एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ हेक्सागन। ऐसे ही क्या इसको कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। प्रॉब्लम क्या है, ट्राइंगल है इक्विलेटरल। इतना लिख लिया सबने, इतना लिख लिया ना, सब कैलकुलेशंस हो जाएंगी। मैं कल कैलकुलेशंस भी करवा दूंगी, मैं थोड़ा सा मेथड पे फोकस कर रही थी अभी। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका सेकंड वे देखो। वो मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि लास्ट ईयर सहोदया कॉम्पिटिशन, सहोदया के पेपर में ना, क्योंकि वो सीबीएसई देता है, आपको ये केस स्टडी में आया हुआ था यही एक कॉन्सेप्ट। सर्कल के अंदर ड्रॉ किया है इक्विलेटरल ट्रायंगल। सर्कल के अंदर ड्रॉ किया हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल, और हमें रेडियस दी हुई है सर्कल की। क्योंकि ये ट्रायंगल है इक्विलेटरल, कोई और होगा तो मैं कभी ऐसा नहीं कहूंगी। तो इसमें जो ऑल्टीट्यूड है वो हमेशा सेंटर से पास करेगा। ऑल्टीट्यूड एडी, ये मीडियन भी होगा, एंगल बाइसेक्टर भी होगा, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा, क्योंकि ट्रायंगल है इक्विलेटरल। तो सबसे बड़ी कंडीशन क्या थी इक्विलेटरल ट्रायंगल में, एडी इज द ऑल्टीट्यूड। जो मैं समझा रही हूँ तो वो कर ले, कैलकुलेशंस को छोड़ दे, देख पढ़ने का मन बिल्कुल जीरो है तेरा, और फोकस कर काम पे, कैसे नहीं क्वेश्चन सॉल्व होंगे। दिमाग तो अपना इधर ही लेकर आओ ना। मैं तुम्हें क्या समझा रही हूँ, तुमने लिखा है इसको कुछ भी, तो उस कैलकुलेशन पे चलेगी। रेडियस आपको गी हुई है सर्कल की, है ना, वो हमें पता है, राइट। हम क्या करते हैं, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। नाउ इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो ऑल्टीट्यूड है वही मीडियन होगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, वही सारे रोल्स प्ले करेगा, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बी होगा, राइट। तो जो ए ओ रेडियस है वो क्या है, ओ जो है सेंट्रॉइड भी हो गया, ए ओ रेशियो ओडी 2:1 की रेशियो आ जाएगी। ठीक है। तो एडी ऑल्टीट्यूड है, जो कि मुझे पता है √3/2 होता है साइड का। इसी को 2:1 की रेशियो में डिवाइड करके आप रेडियस बता सकते हो। ये 32 आया है ना, कैसे आया होगा, 32 इज 2/3 ऑफ √3/2 ऑफ साइड। बात समझ में आई। लिख लो, इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि ना लास्ट ईयर से हो दिया 9th में ना, एक क्वेश्चन था कि ये जो पॉइंट है ऑल्टीट्यूड एडी एडी को किस रेशियो में डिवाइड करता है। ये 2:1 की रेशियो, ये कोई नहीं सिखाता आपको सच में, बताते हैं सब बताते हैं। पहले लिखो, इन केस ऑफ, आज करूंगी बैठ कर, मुझे पता है। चल, दिया का पिछला वाला टेस्ट दे दिया था मैं, नहीं यही रखा हुआ है, देती हूँ। इसके लिए देखना पड़ेगा, मैंने कहा रखा है। और
In case of equilateral triangle, median and altitudes are same. वही सेम लाइन मीडियन ड्रॉ होगी, वही सेम लाइन ऑल्टीट्यूड बनेगी। ठीक है, तो जो O होता है ना, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड O इज ऑल्सो द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC। ये सभी के लिए जरूरी चीज क्या है? ट्रायंगल इक्विलेटरल है। अगर आप ये आइसोसलेस बनाकर लेकर आओगे ना, बिल्कुल भी ये नहीं चलेगा। कोई भी जनरल ट्रायंगल लेकर आओगे, बिल्कुल भी ये नहीं चलेगा। O इज ऑल्सो द सेंट्रॉइड। अब सेंट्रॉइड के बारे में आपने लिखा हुआ ना, पढ़ा है ना, सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इन द रेशियो 2:1। लिखो, सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इन रेशियो 2:1। देयरफॉर रेडियस 32 वाली जो रेडियस है ना, वो AO के इक्वल है। और AD ऑल्टीट्यूड होता है। ऑल्टीट्यूड क्या होता है? √3/2 ऑफ साइड। तो AO इज टू OD रेशियो क्या है? 2:1। रेशियो AO इज टू OD की रेशियो क्या होगी? 2:1। बाकी किसी भी ट्रायंगल में अगर आप ऐसे OD परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ना और सर्कम रेडियस लेकर जाओगे, तो वो ऐसे बनेगी। AO ऐसे बनेगा और OD ऐसे आएगा। वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, लेकिन और ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो वो स्ट्रेट लाइन होती है, वो ऑल्टीट्यूड ही बन जाता है। ठीक हो गया? बाय वर्च्यू ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ये सेम होता है सबका। तो AO की लेंथ क्या होगी? देखो, 2/3 हो गई ना AD का। 2:1 की रेशियो थी AO की, तो AO इज 2/3 ऑफ AD। ठीक होगी बात ये? अब ये 2/3 ऑफ AD है, तो 2/3 ऑफ √3/2 ऑफ साइड कर दिया। इससे आपके पास साइड की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्टली। ठीक है ना? 32 इज इक्वल टू, हमारे पास आएगा 32 इज इक्वल टू 2/3 इंटू √3/2 ऑफ साइड। देखो, ये 2 कैंसिल हो गया, ये √3 यहां पर आ गया। देखो, साइड आपके पास ट्राइंगल की क्या बनकर आ गई? 32 √3। याद है BC भी यही निकाली थी, 32 √3। जब उसने अगर सयोध्या में दिया तो ये बिल्कुल यूज कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई? दिस इज जस्ट अ साइड कॉन्सेप्ट, इसको याद रख लेना, क्योंकि ऐसा कुछ क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपके 2:1 की रेशियो आप कोऑर्डिनेट में पढ़ते हो, वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा आ सकता है। बट गो बाय, ऐसा आपको अगर ट्राइंगल दिखेगा इक्विलेटरल इन अ सर्कल, तो हमेशा एंगल एट द सेंटर 120 लेकर आप इस क्वेश्चन को प्रॉपरली किसी भी वे में सॉल्व कर सकते हो। ठीक हो गया? नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट देयर आर सम क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, कहते तो हैं पर आ भी सकते हैं, ऐसा ऐसा है नहीं। AP के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं फर्स्ट 3। ठीक है ना? ट्रायंगल्स के नहीं आए, पर वो सर्कल वाले क्वेश्चंस जो हैं वो हैं, और जो नाजिया वाला क्वेश्चन दिया हुआ है वो भी आ सकता है। ठीक है, बाकी किसी की ऑप्शनल कोऑर्डिनेट की है और किसकी थी AP की है, सर्कल्स की नहीं है, ट्रायंगल्स की थी, ट्रिग्नोमेट्री की नहीं थी। तो जिनकी भी थी उनमें से क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं, ऐसा नहीं है। पता क्या है, ऑप्शनल मीन्स थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन, थोड़े से कॉन्सेप्ट वाइज। तो एग्जाम्पलर में भी आते हैं, एग्जाम्पलर में कुछ कॉन्सेप्ट दिए जो नहीं पढ़ाए हुए आपको। अब आ जाओ बेटा, वर्कशीट स्टार्ट करो। इसमें से मैंने पहले तो आपको यही क्वेश्चन करवाना था। ठीक है, एक मैंने आपको भेजी है सर्कल्स की वर्कशीट, एरिया ऑफ सर्कल्स। हाँ, इसमें से पहले तो हम ये वाला करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है आपकी वर्कशीट का, जिसमें लिखा है अ पीस ऑफ वायर 39 सेंटीमीटर लॉन्ग। अगर तो वर्कशीट है आपके पास, अच्छी बात है, खोल लो उसको, वरना मैं बता रही हूँ। इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सेक्टर, बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल subtending
an angle 45 degree at its center. Find the diameter of the circle. जैसे बैंगल होती है ना, पूरी कांच की बैंगल होती है, उसको तोड़ देते हो तो छोटा सा हमारे पास पोर्शन आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? आर्क। ठीक है, एक कंप्लीट सर्कल है, ये कंप्लीट बैंगल है। छोटा सा इसका अगर ये जब टूट जाती है तो छोटा सा जो पोर्शन हमारे पास रहेगा उसको हम बोलते हैं आर्क। अ पोर्शन ऑफ अ ब्रोकन बैंगल वुड बी एन आर्क। ऐसे ही आपके पास एक वायर थी, आपने उसको पूरा सर्कल की शेप नहीं दिया, उसको एक सेक्टर बना दिया। वायर को एक सेक्टर बनाया मतलब वायर को आपने ऐसे रेडियस दे दिया होगा या फिर एक आर्क की शेप में आपने बेंड कर दिया। तो जो ये 39 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये क्या बन जाता है उस आर्क का? लेंथ ऑफ आर्क। अगर ये पीस ऑफ वायर है सेक्टर की फॉर्म में दिया तो फिर ये हो जाएगा हमारे पास पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज 39 सेंटीमीटर। ठीक है ना, क्योंकि इसमें हमें बेंट इन द फॉर्म ऑफ सेक्टर कहा है, कभी कभी बेंट इन द फॉर्म ऑफ आर्क कहा जाता है, फिर लेंथ ऑफ आर्क हो। ठीक है, बेंट इन द फॉर्म ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, तो दैट मीन्स इट विल बी आर प्लस एल। तो आपको दिया हुआ है 2r प्लस एल इज 39। सेक्टर एंगल दिया हुआ है। लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r। थीटा कितना दिया हुआ है? 45 डिग्रीज बाय 360 इज इक्वल टू 39। समझ में आ गई बात? ये डिफरेंट क्वेश्चन है। कल ना मैं आपको व्हील्स वाले क्वेश्चन करवा दूंगी सारे, और इस वर्कशीट के ना हाँ एक चीज और इंपॉर्टेंट करूंगी, वो पेपर में आती है। रेडियस को कॉमन ले लो, बाकी सॉल्व करो सारा। ठीक है, समझ में आ गया ये? 22/7, कुछ नहीं मेंशन किया हुआ, 22/7 आर होगा। तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा, 2 × 22/7 इंटू 2 कॉमन ले, कुछ नहीं होता, कैलकुलेशन कर ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरा नहीं मन था, बस मुझे पता है क्योंकि वो 2 आ गए, कुछ नहीं करने वाला इसलिए। सो 45/360 1/8 होता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, और ये आ गया 39। सो बेसिकली आई नीड टू कैंसल दिस, दिस इज 4, दिस इज 11, यहाँ पे 2, तो बन गया R 28 प्लस 11 डिवाइड बाय 14 इज इक्वल टू 39। ये 39 और ये 39 कैंसिल हो जाता है, रेडियस कितनी आ जाती है? 14 सेंटीमीटर। डायामीटर निकालने को कहा है तो आप निकाल सकते हो एज 28 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? कैलकुलेशंस पर ध्यान दो। मैंने 2r लिया, जैसे मर्जी करो कैलकुलेशंस। r में 2 वेरिएबल्स आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में है। r कॉमन लेने का मतलब है जैसे 2r प्लस 3r दिया हो, आप 5r लिखते हो ना, यहाँ पे ये 2r और एक फ्रैक्शन में r दिया हुआ है, दोनों को ऐड ही करोगे, r कॉमन भी मत लो। r कॉमन में ना कंफ्यूजन जो होती है, मैंने क्या किया, इसको 2r लिखा, 2 × 22/7 इंटू 45/360 इंटू r। कल आपको ऐसे लिखा हो r प्लस 1/2r, क्या लिखते हो इसको? r/3r/2, ये लिखोगे ना एलसीएम लेने के बाद। कल अगर ऐसे लिखा जाए 3/2r प्लस 4/9r, तब क्या करते हो? एलसीएम लोगे 18, यहाँ लिखोगे 27, यहाँ लिखोगे 8 और फिर r लिखोगे, यही करते हो ना। वही सेम चीज यहाँ पर है। आपके पास 2 नंबर्स है r वाले वेरिएबल के, दोनों को ऐड करना है। क्लियर होगी बात ये? तो आपके पास डायमीटर आ जाएगी 28। कैलकुलेशन इसकी इजी है, कैलकुलेशन मुश्किल नहीं थी, बट इस पर फोकस रखना है हमने। इतना क्लियर हो गया? नेक्स्ट लिखो आप क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन ना किसी के प्री बोर्ड्स में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये, सबने लिख लिया ना ये? रेडियस डायमीटर आ गई ना? ठीक है, तो ध्यान दे, सच्ची पढ़ने में बिल्कुल ध्यान नहीं दे। अब नहीं है, मैं कह रही हूँ पूरी ओवरऑल क्लास में मुझे एक बार भी तुम्हें बोलना पड़े ना, वो तो बहुत ही, मतलब तुम्हें स्पेशली मुझे पॉइंट करना पड़े। सॉरी सर, मैंने कहा तो सॉरी नहीं, देख पता क्या है, योर सॉरी विल नॉट सॉल्व एनीथिंग, सॉरी विल नॉट गेट दैट नंबर। अगर वो नंबर लेकर आए ना, मैं कहूँ तो यहाँ पे 10 बार सॉरी लिख दे बैठकर। एक सॉरी नंबर लेके आती हो ना तुम्हारे, तुम यहाँ 5 बार रोज बैठकर तुम्हें सॉरी सॉरी लिख पाती हो।
पता क्या है, बात वही आती है कि रीजंस तो हर किसी 100 होंगे। हमारे पास टेस्ट सैटरडे को मत लो, फेयरवेल है, सब है, नंबर नहीं आएंगे तो कोई नहीं बोलेगा फिर कि फेयरवेल पे गए थे जी हम लोग, नंबर तो नहीं आए हमारे, हम पढ़ने की जगह ये सब कर रहे थे, तब डिस्ट्रैक्टेड थे। तब सिर्फ रीजंस होंगे आपके फेलियर के। सीरियसली मार्क्स नहीं आएंगे ना, फिर बहाने ढूंढोगे। मार्क्स आ गए, सब कुछ भूल जाओगे चाहे कम पढ़े हो। ठीक है ना। अब कोई बच्चा कहता है ना बहुत कम पढ़े थे फिर भी नंबर आ गए, आगे अच्छी बात है, हर बार आने चाहिए। ठीक है। फोकस कर, मैथ्स हमें थोड़ी सी तो इंप्रूव करनी है ना, तो पढ़कर तो आ, कम से कम बार बार मुझे टोकना पड़े कि पढ़, ये लिखो वो लिखो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जो सबसे जरूरी वाला, ये है पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर। ये वैसे ना ओलंपियाड्स का क्वेश्चन है, मतलब एनटीएससी ओलंपियाड्स में, क्योंकि ये ओरली होने वाला क्वेश्चन होता है। ये 5 नंबर में आया हुआ था प्री बोर्ड्स में। ऑफ रेडियस 5.2 सेंटीमीटर्स इज 16.4 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। क्योंकि ना यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास, इसी क्वेश्चन को ना 3 स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। रेडियस निकाली, आर्क एरिया ऑफ द सेक्टर निकाला यूजिंग लेंथ ऑफ आर्क। समझ में आ गई। लेकिन यही क्वेश्चन 5 नंबर में देते हैं जब हमें फॉर्मूला नहीं पता होता, और आपके बुक में कोई एक्सप्लिसिटली फॉर्मूला नहीं बताया होगा। सेक्टर का पेरीमीटर दिया हुआ है, क्या लिखते हैं उसको, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होता है, 2 टाइम्स रेडियस प्लस लेंथ ऑफ आर्क। कितना दिया हुआ है, 16.4। 16.4 जिसमें रेडियस कितनी है, तो 2 × 5.2 प्लस लेंथ इज 16.4, तो लेंथ ऑफ आर्क मेरे पास आ जाती है 6 सेंटीमीटर, है ना। लेंथ ऑफ आर्क आ गई 6। इतना क्लियर है सबको। अब जैसे लेंथ आ गई ना, मैं क्यों कह रही हूँ ओलंपियाड्स का है, लेंथ तो आपने 2 सेकंड्स में निकाली, मतलब फिर भी निकाल ली इजीली, है ना, आराम से। अब एरिया और लेंथ ऑफ आर्क में मैंने आपको रिलेशन समझाया था। एरिया ऑफ सेक्टर इज हाफ लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर थीटा बाय 360। लेंथ का क्या होता है, 2 पाई आर थीटा बाय 360। अब अगर इसको ये फॉर्मूला बनाना है, इसके पास रेडियस ज्यादा है, इसको रेडियस से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर 2 नहीं है, डिवाइड बाय 2 कर दिया, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन 5 नंबर में आया था। ठीक है, कुछ नहीं है, लेंथ ऑफ आर्क दी है, आप ये सॉल्व कर लोगे। ये है एनटीएससी का क्वेश्चन ही। कॉम्पिटिशन्स में ना, जब भी कॉम्पिटिशन्स के लिए बैठोगे ऐसा क्वेश्चन दिख जाएगा आपको, क्योंकि बच्चे होंगे लंबे वे में जा रहे हैं, कुछ होगा फॉर्मूला याद है, फटाफट से सॉल्व कर लिया। ठीक है, डायरेक्टली आंसर। अब इसका लंबा वे करते हैं कि हमें फॉर्मूला नहीं याद था, जैसे अभी याद नहीं है ना, फॉर्मूला नहीं याद था, फिर हम क्या करते हैं इस केस में। आपको लेंथ ऑफ द आर्क आ गई 6। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर थीटा बाय 360 इज 6 सेंटीमीटर। अब 2 लिखोगे, 22/7 लिखोगे, रेडियस अपने पास है 5/2, 5.2 वो लिखोगे, थीटा हमारे पास नहीं है उसको लिख दो। तो मेन प्रॉब्लम जहां पर आकर हर एक बच्चा अटकेगा, थीटा ना एक एक्चुअल नंबर, मतलब एक सिंपल नंबर नहीं आता। 68 डिग्री आ जाए, 94 आ जाए, ऐसा नहीं आता, फ्रैक्शंस में आएगा। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम होती यही है इसमें कि थीटा की वैल्यू ही नहीं आ रही। अब क्या करें, तो थीटा क्या आया, 6 × 360 × 7 × 2 × 22 × 5.2। जितना मर्जी से कैंसिल आउट कर लो, थीटा आपका एग्जैक्ट नंबर नहीं आता इस केस में, वो फ्रैक्शन में आएगी हमेशा। तो अब आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, ये थीटा आ गया। आपको निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, 22/7, 5.2 का स्क्वायर। अब थीटा की जगह ये सारी वैल्यू यहां लिख दोगे, 6 × 360 × 7 डिवाइडेड बाय 2 × 22 × 5.2। मतलब जब ये क्वेश्चन पेपर में आया था ना, सब आकर यही अटके के थीटा की वैल्यू नहीं आती, निकालनी भी नहीं है। हमें क्या करना है, 98.8 डिग्री हो जाए,
ठीक है। सो आई डोंट नीड एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ थीटा, आई जस्ट पुट दिस वैल्यू, और जो जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर देंगे। आप देखोगे अल्टीमेटली वही चीज बनकर आ रही है आपके पास। 5.2 इंटू 6 डिवाइड बाय 2, 15.6 स्क्वायर सेंटीमीटर। बात समझ में आई? वो कर सकते थे, पर अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, फॉर्मूला भूल गए, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, तो सिंपल एक चीज है कि कभी भी कुछ भी होता है ना, ये थीटा पे मत जाना। सब क्या आते हैं, थीटा की वैल्यू नहीं आती तो लगता है हाई क्वेश्चन गलत है। थीटा फ्रैक्शन में ही आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। ये क्वेश्चन बनाया ही फॉर्मूला के लिए जाता है कि फॉर्मूला याद हो। बच्चे को कितना फॉर्मूला याद है, कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन है। द मोटिव बिहाइंड दिस इज कि कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 1 मिनट, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 30 सेकेंड्स। 5 मिनट में तो कोई भी सॉल्व कर लेगा, क्या इसको श्रिंक करके 30 सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हो? तो 30 सेकेंड्स के लिए आई शुड नो माई फॉर्मूला। तो क्या मुझे वो फॉर्मूला बच्चे को याद है कि नहीं? मैं टेस्ट किसके लिए कर रही हूँ, मैं उस फॉर्मूला याद करने के लिए कर रही हूँ कि फॉर्मूला सबको याद करना आया कि नहीं। बात समझ में आई? समझ में आ गया? तो थीटा इस क्वेश्चन में फ्रैक्शंस में ही आता है। कल जो मैंने आपको चीज करवानी है, लिखो, लिख लो। कल का जो क्वेश्चन है ना, मेरी क्लास का फिर स्टार्ट होता है ना कि क्या करवाना है। एक तो ट्रिग्नोमेट्री के 2 क्वेश्चंस करवाने हैं, वो मैं लिख कर रखूंगी, कल करवा दूंगी आपको। अभी लिख लेती हूँ। नेक्स्ट इज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर, और या फिर या एंड एक तरह दिया होता है अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। इस केस में ना हमें एरियाज को कंपेयर करना है। सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन स्क्वायर, तो स्क्वायर के अंदर सर्कल ड्रॉ किया गया है। हाँ, तो बस इसका जो कॉन्सेप्ट है ये करना है, ठीक है। और हमें जो क्वेश्चन आता है वो दोनों के कंपैरिजन में आता है कि एक सर्कल अंदर है, एक सर्कल बाहर। नाउ कंपेयर द एरियाज ऑफ 2 सर्कल, या फिर कुछ ऐसे आएगा, हमें सर्कल दिया है, अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इनसाइड अ सर्कल। हाँ, बिल्कुल, ठीक है। दोनों केसेस के क्वेश्चन हमें कल करने हैं और कल ट्रिग्नोमेट्री करनी है, ठीक है।